गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण या आप उस रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय पर चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग को नाम ही पता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उसके बाद समीकरण। आपको पता है, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होने के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। चाहे जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, किसी भी कोई एक बात ध्यान दीजिए, इसको हम समझने से पहले दो चीज़ पहले हम लोग समझ लेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन और दूसरा पढ़ेंगे पहले रासायनिक परिवर्तन। पहले हम ये समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। एक उदाहरण पढ़ते आए होंगे, मैग्नीशियम का रिब्बन। अगर मैग्नीशियम के रिब्बन को हम टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे तोड़ करके अलग कर दे रहे हैं, फिर परिवर्तन इसका पूछेंगे कोई परिवर्तन हुआ तो इसका कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, पुराना ही पदार्थ रहता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह अस्थायी होता है। यह कैसा होता है? अस्थायी। जैसे एक उदाहरण आप लोग देख लो स्प्रिंग का। स्प्रिंग अगर आप बल लगा करके इसको खींच रहे हो, उस पर बल लगा रहे हो, तो वो अपना रूप बदलता है, लेकिन जैसे ही आप बल हटा देते हो वो फिर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी ये क्या हुआ? अस्थायी परिवर्तन। स्प्रिंग आप अगर खींच रहे हो तो उसका रूप बदल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बल लगाना बंद कर दिए, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। यानी कि ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। यानी वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लिया, यानी नया नहीं बना, कुछ नया नहीं बना, यानी अस्थायी परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ? अस्थायी। ये कैसा हुआ? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जैसे आप एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, उसको अगर आप दो बराबर भागों में बांट दो, फिर 3 भागों में बांट दो, 4 भागों में, धीरे धीरे तोड़ कर अलग कर दोगे, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। केवल उसके रूप बदल रहे हैं, केवल उसका पहले बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। कोई नया पदार्थ नहीं बना, और केवल रूप उसके बदल रहे हैं, उसके लंबाई चौड़ाई में चेंजिंग आ रहा है, तो लेकिन और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो हम उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यदि नया पदार्थ बन जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक होता है आप लोग अभिकारक, दूसरा उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, क्या लेते हैं? हिस्सा। उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा, जो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। और उनसे जो बनता है, जो मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। या आप कह सकते हो ऐसा पदार्थ जिनके निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में हो। कैसे हो? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है
रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया में जो जो भाग लेता है, रासायनिक अपक्रिया में जो जो भाग लेता है, उसे कहते हैं अभिकारक। तो अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद। अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो होता है। एरो आप या बराबर चिन्ह भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एरो होता है। एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा गया है तो समझ लीजिए वो क्या है? उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जो उत्प्रेरक ऐसा होता है जो रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करता है। क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करता है। चलिए, रासायनिक अपक्रिया भौतिक परिवर्तन आप लोग पढ़ लिए होंगे। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक में क्या करता है? नया पदार्थ बनता है, और भौतिक में नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन पे अगर हम लोग चर्चा कर लें, यहाँ पे क्या कर लें? रासायनिक पे अगर हम चर्चा यहाँ पे कर ले रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक में देखते हैं हम वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के किसमें? संगठन, मतलब उसकी बनावट में भी परिवर्तन होता है और उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और ये कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन अगर किसी का हो जाता है तो वही रहता है, बदलता नहीं, मतलब नया पदार्थ बन जाता है। और नया पदार्थ जो बनता है वो कैसा होता है? अस्थाई होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थाई होता है। जैसे मैं आप लोग को उदाहरण दिया था स्प्रिंग का, लेकिन यहाँ पे जैसे दूध से दही बन जाना, ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप लोग मैग्नीशियम का रिबन ले लो, मैग्नीशियम के रिबन को ले करके अगर हम उसको जलाएं, क्या करें? जलाएं आग से। आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर यानी बालू वाला पेपर, जो आप लोग कभी कभी ले आते हो कुछ रगड़ने के लिए, साफ़ करने के लिए, मुर्चा उर्चा, तो उसको सैंड पेपर बोलते हैं, उससे रगड़ा क्यों जाता है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं बाद में कहो सर बताए नहीं हैं। मैग्नीशियम के पेपर को, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के पेपर को जलाने से पहले सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है या बालू पेपर से क्यों रगड़ा जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो बेटा। मैग्नीशियम जो होता है, अगर आप मैग्नीशियम का पेपर खुला रखा हुआ है तो वायु के संपर्क में आकर के वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे वो जलता नहीं है। लेकिन जब आप उसको रगड़ दोगे तो ऑक्सीजन हट जाता है वहाँ से, फिर जब आप आग जलाते हो तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम को पेपर को अगर आप तोड़ करके फेंक दोगे तो कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आप उसको जला दोगे तो नया पदार्थ बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+O इक्वल टू क्या हो जा रहा है? MgO2। क्या हो जा रहा है? MgO2। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला उदाहरण। कोई भी एक उदाहरण देख लो। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आप लोग का रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे देख रहे हो, आयरन है। क्या है? आयरन है, Fe। और ये कन्वर्ट किसके साथ? जल के साथ। जो मूर्छा लगता है, जंग लगता है, आप लोग कहते हो, जंग लगता है ना आप लोग के लोहे में, तो आयरन हुआ और जल के संपर्क में आया, यहाँ पे क्या हुआ? फेरस ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये आपका लोहा था, ये क्या था? जल कहाँ से प्राप्त हुआ? वातावरण से प्राप्त हुआ, मॉइस्चर से प्राप्त हुआ या पानी में डालने से, और फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन क्या गैस हुई। तो ये जो बना, ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहले यहाँ पे लोहा था, लोहे से क्या बन गया? लोहे पे क्या लग गया? जंग लग गया है। तो कौन सा परिवर्तन हुआ यहाँ पे? ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद होता क्या है। रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो इसके उदाहरण देख लेते हूँ। जैसे भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है,
श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना रासायनिक है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना ये कैसा परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं मैग्नीशियम का, जैसे ये मैग्नीशियम Mg हुआ, मैग्नीशियम ये हुआ आपका, ये किसके साथ जलता है, बगैर ऑक्सीजन का नहीं जलेगा। ये हम O2 करेंगे तो हो जाता है, 1 मिनट रुको पहले भाई, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना आसान होता है, इस पे नहीं। देखो Mg प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा MgO। ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ है, यहाँ पे ये क्या हुआ आपका रिएक्टेंट, ये क्या हुआ रिएक्टेंट, ये क्या हुआ प्रोडक्ट। इसको आप हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है, जो हिस्सा लेता है, उसको अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अपक्रिया के बाद जो नया प्रोडक्ट नया बनता है, उत्पाद होता है, वो क्या होता है उत्पाद। ये क्या हुआ उत्पाद, ये क्या हुआ अभिकारक, ये क्या हुआ अभिकारक। इनके दोनों के बीच में क्या होता है एरो। अगर एरो के ऊपर कुछ लिखा रहे तो क्या होता है आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराने में योगदान करता है। जैसे कभी कभी ताप हुआ, दाब हुआ, हाँ, ये सब होते हैं उत्प्रेरक, होते हैं, काम करते हैं, रासायनिक अपक्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, ये समीकरण अभी आप लोग देखेंगे तो समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर इस समीकरण को हमको संतुलित करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे। अब समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिब्बन है। क्या है, मैग्नीशियम रिब्बन है। अगर इसको जलाना है, इसको जलाने से पहले क्या करते हैं, इसको हम सैंड पेपर से रगड़ते हैं, तभी ये जलेगा, नहीं तो जलेगा नहीं। सैंड पेपर से रगड़ दिए, रगड़ने के बाद हम अगर ऑक्सीजन O2 जो होता है ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन का कुछ जलता नहीं है। ऑक्सीजन जलने में क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो ये ऑक्सीजन जो हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा हुआ, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण ये देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन जब हो जाता है, रासायनिक अपक्रिया के बाद क्या क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन देखो, इसके पहले हम लोग देखे थे ये जंग लगना लोहे पे, जब जंग लगा था यहाँ पे हम लोग उधर देखे थे Fe प्लस H2O इक्वल टू F2O3 प्लस H2 वहाँ पे जो निकला था वो गैस था, वो H2 ऐसे निकला था ना, तो क्या गैस। तो रासायनिक अपक्रिया के बाद ये सब ही होता है। यहाँ पे एक उदाहरण देख लो दिया गया है, और देखो यहाँ पे एक उदाहरण देखो, रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पे शब्द समीकरण जिसको शब्द समीकरण बोलते हैं, शब्द समीकरण। और फिर हम लोग रासायनिक समीकरण, अगर शब्द में लिखा गया है तो उसको हम शब्द समीकरण बोलते हैं, अगर प्रतीक के रूप में लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक में क्या है, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक है और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जा कर के किस में मिल जा रहा है, जिंक अभिकारक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, अभिकारक है, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। जिंक सल्फ्यूरिक, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। इसको देखो यहाँ पे प्रतीक के रूप में लिखा गया है, इसलिए रासायनिक समीकरण ये हुआ Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू Zn SO4 प्लस H2। Zn SO4 क्या हुआ, जिंक सल्फेट हुआ, H2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हुई। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं।
भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जब नया पदार्थ बनता है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है हम लोग को रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अभिकारकों को एवं उत्पादों को प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे आप लोग को वहाँ पे लिख रहे थे, हाथ से नहीं लिख पा रहे थे, यहाँ पे देखो लिखा गया है Mg + O2 = क्या है? MgO। लेकिन ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। फिर हमको क्या करना है? समीकरण को संतुलित करना सीखना है। तो पहले समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद। ये तो आप लोग को पहले बताया। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है। अब यहाँ पे हम रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने की बात कर रहे हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले इस पर चर्चा कर लेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में पहले संतुलित जो होता है उसमें क्या होता है ये देख लेंगे कि अभिकारकों तथा उत्पादों में जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो उत्पाद बनता है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान। संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिसमें ऐसा वो समीकरण या वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों में सभी परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी रिएक्टेंट में जितने परमाणु हो उतने ही किसमें हो? प्रोडक्ट में। अगर दोनों जगह परमाणुओं की संख्या समान है तो उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर समान नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण बोलते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है, और जिसको हम यहाँ पे जिसे हम अनुमानविद या हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अनुमान लगा लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो आप लोग यहाँ पे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना कैसे है। द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो, देखो मैं आपको पहले बताया था, किसी भी रासायनिक, अगर द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है। द्रव्यमान का न निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो ख़त्म होगा। एक बात के लिए होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल उसके रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, गुण बदलते हैं, लेकिन द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आता है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमको संतुलित करना है, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि हम सर्वप्रथम अभिकारक, उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या, मतलब जो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, उसमें कितने परमाणु हैं, किसके कितने कितने परमाणु, वो लिख लेते हैं। फिर उत्पाद में देखते हैं कि किसके कितने परमाणु हैं, किसके कितने कितने परमाणु, उसको हम लिख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया चरणबद्ध से, रासायनिक समीकरण को प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना दे। सर्वप्रथम क्या करते हैं? चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद हम अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं कि अभिकारक, एक तरफ क्या लिखा गया है? अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, दूसरी तरफ उत्पादों की परमाणु की संख्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे बॉक्स बना है, आयरन Fe है, Fe लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1, तो लिख दिया गया 1। फिर H2O यानी जल, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा गया 2, ऑक्सीजन कितना है 1, इसलिए ऑक्सीजन कितना लिखा गया 1। अभी हम राइट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ पे Fe2, Fe कितना लिखा गया 2, यानी आयरन यहाँ पे कितना था 1, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ Fe2 किए हैं या O3 किए हैं, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, Fe3O4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, Fe3O4 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा समीकरण गलत, हाँ ये भी ठीक, यहाँ इसको भी संतुलित कर सकते हैं, इसको भी हम संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी होता है, वो भी, दोनों भी होता है, Fe3O4 भी होता है, Fe2O3 भी होता है, तो दोनों सही है। तो पहले हम इसी को संतुलित कर लेते हैं। Fe2 का अगर हम बात कर रहे हैं, O3 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं H2O, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 2 मान ले और ऑक्सीजन को कितना मान ले रहे हैं, ऑक्सीजन को 3 मान ले और हाइड्रोजन को कितना मान ले, यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे बराबर है। अब हमको यहाँ पे क्या बराबर करना है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर करना। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे पहले हम इसी को संतुलित कर लें भाई, यहाँ पे Fe3 कर देना, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती हुई है, Fe3O4 करना है, तो आप लोग क्या कर दीजिएगा कि यहाँ पे Fe3O4 कर दीजिएगा, यहाँ पे रंग हो गया है। तो यहाँ पे आयरन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आप 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि O4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा 2 ही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे कितना 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 4। अब हमको क्या करना, सबसे पहले परमाणु, अधिक परमाणु वाले, जिसके परमाणु सबसे अधिक होते हैं, सर्वप्रथम उसी को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आयरन का यहाँ पे 1 2 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है 3 है, 2 है, 4, तो सबसे ज़्यादा किसका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 4, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करना है, इधर ऑक्सीजन का कितना है 4, इधर कितना ऑक्सीजन का 1 है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है H2O, तो H2O के साथ कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। कितने का, H2O में 4 का गुणा कर दीजिए, देखो यहाँ पे 4 का गुणा किया गया है, तो 4H2O कर दिए। अब यहाँ पे 4H2O का गुणा कर दिए, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे अब 4 दूनी कितनी हो गई 8, यहाँ पे कितनी है 4। ऑक्सीजन की संख्या, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे कितनी है 2, हाइड्रोजन संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन संख्या कितनी है 4। ऑक्सीजन संख्या को हम यहाँ पे 4 करने के लिए 4 का गुणा कर दिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन संख्या 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। अब ध्यान देंगे, अब दूसरी बात, हम पहले तो हम बराबर कर लिए, किसको बराबर कर लिए, आपके ऑक्सीजन के। अब उसका नंबर, किसका नंबर है आयरन की, आयरन यहाँ पे कितना था 3, तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, इसलिए यहाँ पे हम कितने गुणा कर दिए 3 का आयरन का गुणा कर दिए, 4 हाइड्रोजन का गुणा कर दिए, ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे जब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 दिखाई पड़ रहा, तो यहाँ पे भी कितने गुणा कर दिए 4, तो 4 दूनी 8। अब नए वाले में देखेंगे तो आयरन कितना दिखाई पड़ेगा 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना 4, आयरन यहाँ पे कितना 3। अब ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिखाई पड़ रहा है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, ठीक है, और आपका आयरन कितना 3, यहाँ पे भी क्या है बराबर, यानी आपका समीकरण जो प्राप्त हुआ नीचे वो क्या हुआ, समीकरण आपका संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अभिकारकों में उत्पादों को एक चीज़ और लिखा जाता है यहाँ पे, उसकी भौतिक अवस्था मतलब किस अवस्था में है, तो इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा लिखा जाता है, जैसे ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये आपका द्रव अवस्था में है, जलीय विलीन है, तो इसके यहाँ पे इक्वल लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा है सॉलिड स्टेट में, तो यस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जल, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है गैस की अवस्था में, तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगी गैस, देखो लिखा गया है यहाँ पे 3Fe, यस फॉर, यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है छोटे में, ये छोटे में यस दिखाई पड़ रहा है, यस फॉर सॉलिड, H2 यानी गैस, यहाँ पे फिर सॉलिड, फिर क्या दिखाई पड़ रहा है आपका गैस। ये समीकरण आपका संतुलित है। ठीक है, बस, धन्यवाद।